नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजेमरो क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट वो दे रखा है, हरिवंश प्रसाद सिंह जो कि राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है राज्यसभा के लिए 15 सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं, जिनको कि राज्यसभा की सदस्य की शपथ दिलाई गई है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित हरिवंश प्रसाद सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है जनता दल एकीकृत। और विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी इस संदर्भ में कुछ बताया था, और परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने की वजह से इसको मैंने लिया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हरिवंश प्रसाद सिंह पिछली बार भी राज्यसभा के उपसभापति थे, और अब हरिवंश प्रसाद सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। और वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे। हरिवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे। विद्यार्थियों, आपको मालूम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल एकीकृत भी शामिल है। तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि जिसको हम बोले राजग या अंग्रेजी में बोले एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ध्यान रखना है आपको कि ये एनडीए के उम्मीदवार थे। और एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए, वो ये कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एम.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। एम.वी. कृष्णमूर्ति राव ये थे। और विद्यार्थियों, आपको एक और बात मैं बताऊं इसमें कि राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति श्रीमती वायलेट अल्वा रही है। वायलेट अल्वा ये रही है। और एक और बात आपको इससे संदर्भ में बता दूं, राज्यसभा के उपसभापति पद पर सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष तक श्रीमती नजमा हेपतुल्ला रही हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए वे 25/1/1985 से यानी कि 25 जनवरी 1985 से 20/1 यानी कि 20 जनवरी 1986 तक लगभग 1 साल तक इस पद पर रही, और उसके बाद 18/11 यानी कि 18 नवंबर 1988 से जो है 2004 तक लगातार 16 वर्ष तक इस पद पर रही, यानी कि कुल जो है वो 17 वर्ष तक राज्यसभा की उपसभापति रही है। तो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको मैंने इस रूप में बताया है। एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। यानी कि जो व्यक्ति राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनते हैं, चाहे 2 बने चाहे 3 बने। तो राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए जो उम्मीदवार बनते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनते हैं, और वोट भी राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। जिसको सर्वा वोट प्राप्त होते हैं वो निर्वाचित होता है। तो आप ध्यान रखना है कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर निर्वाचित होता है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, और क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए जो कार्य के रूप में पद बनाया हुआ है, उपराष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है, इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। और जो है उपसभापति, ध्यान रखिएगा, ये निर्वाचित है, और राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होते हैं। तो आप दोनों में अंतर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अतिरिक्त क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो एक तो ये आपको याद रखना है कि हरिवंश प्रसाद सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं।
दूसरा आपको ये याद रखना है कि वो एनडीए के उम्मीदवार रहे हैं। और तीसरा एक क्वेश्चन याद रखना है कि पहले उपसभापति राज्यसभा के वो कौन थे। दूसरा ये भी याद रखना है कि राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन रही है। तीसरा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक उपसभापति पद पर कौन रहा, ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के लिए निर्वाचित कितने सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली है? तो राइट आंसर है 15। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है और इनमें से यानी कि 245 में से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और 12 जो सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खेल, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। यानी कि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो खेल, साहित्य, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनमें से ही राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और 233 सदस्यों की अगर बात करें तो 233 सदस्य अलग अलग राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। यानी कि इनको जो है विधानसभाओं के सदस्य वोट करते हैं। और क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को जनता वोट करती है तो इसलिए इनका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और विद्यार्थियों, आपको ये तो मालूम है कि राज्यों में तो खैर विधानसभाएं हैं ही, परंतु केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो विद्यार्थियों 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश वो हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। तो यहाँ से भी सदस्य राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित होकर जाते हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए कि इन 3 के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं तो उनमें जो है विधानसभाएं नहीं है, अतः उनसे राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होकर नहीं जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं अतिरिक्त तौर पर, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और बात आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पर 15 सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, तो विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, मनोनीत होते हैं, तो उनको राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति सदन की सदस्यता की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर इन 15 सदस्यों ने शपथ ली है जो निर्वाचित होकर आए हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें आप अतिरिक्त क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। 245 होती है राज्यसभा की सदस्य संख्या, वर्तमान में 245 है, ये आपको याद रखना है। निर्वाचित कितने हैं याद रखना है, मनोनीत कितनी है संख्या ये याद रखनी है आपको। और निर्वाचित होते हैं तो किस रूप में होते हैं, और कितनी जो है संसद प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 14 सितंबर से केंद्र सरकार ने किस वस्तु के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर है प्याज। विद्यार्थियों, क्योंकि प्याज के दाम जो है अब थोड़ा तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए जो है घरेलू बाजार में प्याज की कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है प्रहलाद पटेल। विद्यार्थियों, मैंने क्वेश्चन ये इसलिए लिया है क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र के बारे में आया था, इन्होंने जो है संसद में बयान दिया है, बताया है कि पर्यटन के जो क्षेत्र है तो पर्यटन क्षेत्र में जो है नुकसान काफ़ी जो होने का अनुमान है, क्योंकि कोरोना का जो है दौर चल रहा है इस समय। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। आसियान की 27वीं बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो राइट आंसर है वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी आप विद्यार्थी जानते हो, हनोई। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान, और आसियान की 27वीं बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई है। और इस बैठक में म्यांमार से भागकर जो है गए रोहिंग्या मुसलमानों यानी कि रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनका मुद्दा जो है इसमें उठाया गया है, और मान्यता के आधार पर इनकी घर वापसी की बात पर जोर दिया गया है कि इनको जो है म्यांमार वापस जो है
लौट आना चाहिए, या यूँ कहें कि इनको जो है म्यांमार में वापस बसाने के लिए म्यांमार सरकार से आग्रह किया गया है कि रोहिंग्या में विश्वास जगाएं, जिससे कि वो वापस म्यांमार लौट सकें। और विद्यार्थियों, आपको पता है कि म्यांमार से भागकर उत्पीड़न का शिकार होकर ये जो है भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में चले गए थे। तो यहाँ पर इस बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। और विद्यार्थियों, आपको ये भी मालूम रखना है कि आसियान की कुल सदस्य संख्या 10 है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय मूल की किस उद्योगपति व कार्यकर्ता को लंदन महापौर के भावी प्रत्याशी के तौर पर हटा दिया गया है? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो राइट आंसर है इसमें गीता सिद्धराय, भारतीय मूल की किस उद्योगपति व कार्यकर्ता को लंदन महापौर के भावी प्रत्याशी के तौर पर जो है हटा दिया गया है? तो राइट आंसर है गीता सिद्धराय, गीता सिद्धराय। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इस रूप में लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो महिला जिनको कि जो है लंदन के महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना था, परंतु इनकी एक विवादित जो है नस्लभेदी टिप्पणी जब सामने आई तो फिर इनको जो है महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर नहीं रखने का फैसला किया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, टेरी ब्रांस्टेड किस देश में अमेरिका के राजदूत हैं? तो राइट आंसर है चीन। विद्यार्थियों, इनको जो चीन में लगभग 3 साल हो चुके हैं अमेरिकी राजदूत के रूप में पद को संभाले हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? विद्यार्थियों, तो राइट आंसर है राफेल ग्रॉसी, राफेल ग्रॉसी। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका शॉर्ट नेम भी आप याद रखिएगा IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA का ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ईरान पर यह आरोप है कि ईरान के द्वारा गुप्त तरीके से परमाणु हथियार जो है बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसीलिए जो है ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि बाद में समझौता भी हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, परंतु समझौते को तोड़ दिया गया और इसलिए दोनों के बीच अभी भी काफ़ी तनाव बना हुआ है। और परंतु अब क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि विभिन्न देशों की जो है परमाणु संयंत्रों की जांच का कार्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करती है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की जांच की अनुमति दे दी है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और एक और बात यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने अपने बोर्ड के सदस्यों को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि निरीक्षकों को 2 विवादित स्थलों में जाने की इजाज़त देने का ईरान का फैसला उसे लेकर ज़्यादा भरोसा जताने वाला है। और राफेल ग्रॉसी ने अगस्त 2020 में ईरान के साथ समझौता किया था, और इस समझौते में तय हुआ था कि वह यानी कि ईरान निरीक्षकों को उन 2 विवादित स्थलों, 2 विवादित स्थल से मतलब जहां पर उनके जो है ईरान के परमाणु संयंत्र स्थापित हैं, तो उन 2 विवादित स्थलों की जांच करने की अनुमति देगा। ये जो है समझौता हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ की अध्यक्षता वर्तमान में कौन सा देश कर रहा है? तो राइट आंसर है जर्मनी, और जर्मनी की चांसलर है अंजेला मर्केल। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने और विशेष तौर पर जर्मनी ने जो है चीन से जो है तनाव को घटाने के लिए आग्रह किया है, जिससे क्योंकि दक्षिण चीन सागर को लेकर आपको पता है जो है काफ़ी तनाव बना हुआ है, और वहाँ पर अमेरिका ने भी अपने जो है जंगी जहाजी बेड़े जो है वहाँ पर लगा दिए हैं। तो इस तनाव को घटाने के लिए जर्मनी ने जो है आग्रह किया है कि वो इस तनाव को कम करे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कई महीनों के बाद किस देश की उड़ान 106 यात्रियों व चालक दल को लेकर अंटार्कटिका पहुंची है? तो राइट आंसर है USA। विद्यार्थियों,
मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियो में बताया था इस बारे में भी, और मैंने बताया था कि अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप जहां जो कि कोरोना से जो है पूरी तरह से मुक्त है। तो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग देशों के जो है वैज्ञानिक वहाँ पर शोध कार्य में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कोरोना महामारी के दौरान कोई किसी तरह से कोई उड़ान नहीं पहुँची थी। और अब यहाँ पर 106 यात्रियों चालक दल को लेकर अंटार्कटिका जो है उड़ान पहुँची है यूएसए की, परंतु पूरी सतर्कता के साथ इनकी पूरी जांच की गई है और उसके बाद ही जो है इनको वहाँ जाने की परमिशन मिली है, क्योंकि जो है विश्व के सभी देश चाहते हैं कि अंटार्कटिका पर यह महामारी ना पहुँचे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसको चुना है? तो राइट आंसर है योशिहिदे सुगा। विद्यार्थियों, आपको पता है जापान के प्रधानमंत्री जो है शिंजो आबे स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री पद से, और वो अभी कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है योशिहिदे सुगा को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। तो अब ये आगे जो है इस पद को संभालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए। झेनहुआ डेटा आईटी कंपनी किस देश की है जिस पर भारत के प्रभावशाली लोगों की जासूसी करने की बात का खुलासा हुआ है? तो राइट आंसर है चीन। विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कंपनी के द्वारा भारत के कई प्रभावशाली लोगों की जासूसी की गई और इस बात का खुलासा किया गया इंडियन एक्सप्रेस जो समाचार पत्र है उसके द्वारा। और इस जासूसी की अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो है कई जो प्रभावशाली लोग जो है उनकी जो है जासूसी इसने की है, और ये जो है इनसे संबंधित जानकारी जो है उसने चीन सरकार को दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। किस आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि आयुर्वेदिक दवा गुडुचि घनवटी से क्लिनिकल ट्रायल कर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से भी कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं? तो राइट आंसर है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, तो इस दवा का नाम आप याद रखना, आयुर्वेदिक जो दवा है गुडुचि घनवटी। तो यहाँ पर इन्होंने जो ट्रायल किया है क्लिनिकल ट्रायल, जो इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया तो सफल रहा है और उसके परिणाम जो है अच्छे रहे हैं इसलिए। और इसका जो है लेख जो ब्रिटेन की जो पत्रिका है जर्नलिज्म में उसमें भी जो प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। फ्लोरिडा के नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार किस महासागर में इतिहास में केवल दूसरी बार है जब एक ही समय में 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय पाए गए हैं? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य रेखा के जो पास वाले क्षेत्र जिसको हम बोले, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिनको कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। यूएसए के पूरी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टोर्नेडो बोलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में इनको जो हरिकेन बोलते हैं। चीन के पूरी तट पर बनने वाले इन चक्रवातों को जो है टाइफून बोलते हैं। फिलीपींस के पूरी तट पर बनने वाले चक्रवातों को बाग्यो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर बनने वाले इन चक्रवातों को जो है विली विली कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इस रूप में लिया है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।